अभी तक राहुल गांधी को पूरी कांग्रेस मोदी के बराबर लाना चाहती थी। इसके लिए कांग्रेस ने कई बार राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड भी तैयार किया, लेकिन राहुल गांधी हैं कि सत्ता के केंद्र के ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस का ये दर्द कई बार छलकता भी है। अब ये दर्द शायद राहुल गांधी को भी होने लगा है। राहुल गांधी खुद भी चाहते हैं कि वो मोदी की तरह चमके और उनका ये दर्द आज सबके सामने भी आ गया है कि वो नरेंद्र मोदी की तरह बनना चाहते हैं। दरअसल मेघालय में राहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान कहा कि मैं भी नरेंद्र मोदी की तरह छाना चाहता हूं, लेकिन राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी उनका आज तो देखते हैं, लेकिन उनका बीता हुआ कल नहीं देख पाते। किस तरह नरेंद्र मोदी संगठन स्तर से लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। उन्होंने देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को बेहतर तरीके से समझा है कि इस देश की क्या जरूरत है, मांग क्या है, देश को मजबूत कैसे बनाते हैं। इन तमाम विषय वस्तु पर उनकी गहरी पकड़ है। लेकिन इसके ठीक विपरीत राहुल गांधी, जो 2004 में भारतीय राजनीति में पैराशूट से प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो गांधी परिवार के चश्मो चिराग हैं। हालांकि विदेश में रहकर विदेशी पढ़ाई करके आए राहुल गांधी को भारतीय राजनीति और भारत की जरूरतों की कोई खास समझ नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में कोई अपनी योग्यता से नहीं आए, बल्कि वो इस राजनीति में तमाम दूसरे लोगों की तरह नेपो बेबी बनकर आए हैं, जिनकी एकमात्र योग्यता थी कि वो कांग्रेस के प्रथम परिवार से आते हैं। लेकिन इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल से लेकर कश्मीरी पंडितों के पलायन तक देश में जब भी राजनीतिक असंतुलन की स्थिति बनी, पीएम मोदी ने अपने संगठन के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और धरातल पर पहुंचकर देश की राजनीति को समझा। इसके ठीक उलट राहुल गांधी देश में पैदा हुए तमाम बड़े मौकों पर विदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए मोदी कुछ बोलना शुरू करते हैं तो वो छा जाते हैं, क्योंकि देश का हर व्यक्ति पीएम मोदी को सुनना चाहता है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष। लेकिन आखिर क्या कहा राहुल गांधी ने, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने बुधवार को मेघालय की राजधानी शिलोंग में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और मीडिया पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने संसद में मुझसे एक सवाल पूछा और कहा मेरा नाम गांधी है, नेहरू क्यों नहीं। मैंने उनके सवाल का जवाब दिया, लेकिन मीडिया ने उसको कहीं नहीं दिखाया। राहुल ने आगे कहा कि आपने देखा होगा कि जब पीएम मोदी भाषण देते हैं तो पूरे टीवी पर छा जाते हैं, लेकिन मेरी स्पीच को मीडिया नहीं दिखाता है। राहुल गांधी को समझना होगा कि जब तक उनके लहजे में राजनीतिक परिपक्वता नहीं आ जाती, तब तक देश की जनता और मीडिया भी उनको गंभीरता से नहीं लेगी। वहीं राहुल गांधी हर मुद्दे पर मोदी का विरोध करते हैं और ऐसे में जनता में ये संदेश जाता है कि राहुल सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत की हवा पूरी तरह से बदल चुकी है और शिवसेना की कमान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के हाथ में आ गई है, जिसके बाद से ही उद्धव ठाकरे और उनके गुट के नेता बिलबिलाए पड़े हैं। उद्धव ठाकरे को सत्ता और पार्टी गंवाने के बाद एक बात ये समझ में आ गई है कि मोदी का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है। हालांकि 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लग रहा था कि वो मोदी और शाह का खेल बिगाड़ कर सीएम की कुर्सी हथिया लेंगे और बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। एमवीए सरकार के गठन के बाद संजय राउत से लेकर तमाम एमवीए के नेता ये बयान देते नहीं थकते कि अगले 25 साल तक वो सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन 2.5 साल में ही उनकी कुर्सी चली गई और उद्धव ठाकरे को ये भी समझ आ गया कि बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के सामने हार मान ली है। वहीं उद्धव ठाकरे को यह भी पता चला कि कांग्रेस जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह दावा कर रही है कि वो बीजेपी को हरा देगी, वो भी भगवा दल का बाल भी बांका नहीं कर सकती। राहुल गांधी जो अपने आप को मोदी के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन पर उद्धव ठाकरे को भी भरोसा नहीं है। तभी तो उद्धव ठाकरे ने विपक्ष से एकजुट होने की गुहार लगाई है। दरअसल शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। ठाकरे गुट के मुखपत्र कहे जाने वाले सामना में विपक्ष की एकता का पेच शीर्षक से संपादकीय लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर सभी विपक्षी दल समय पर सतर्क नहीं हुए और एक साथ नहीं आए तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित होगा। सामना में उद्धव ठाकरे ने विपक्ष को नसीहत देते हुए लिखा है कि अगर मौजूदा बीजेपी से लड़ना है तो अलग संसार या चूल्हा जलाकर नहीं लड़ा जा सकता। विपक्षियों की एकता की वज्र मुट्ठी बनाए बिना लड़ना संभव नहीं है। अभी कांग्रेस अकेले बीजेपी से नहीं लड़ सकती है। विपक्ष की एकता के लिए हमारे बहुत ईमानदार प्रयास हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे को यह भी मालूम है कि विपक्षी एकता इतना आसान काम नहीं है। विपक्ष में कई पीएम उम्मीदवार हैं और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने विपक्ष से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर हो रही रस्साकशी खत्म करने की अपील भी की है।
सामना में उन्होंने लिखा कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये बात में तय किया जा सकता है। वहीं पीएम पद पर अपनी उम्मीदवारी को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग मेरे नाम का जिक्र करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। इसके साथ ही उद्धव ने आगे लिखा कि कांग्रेस को विपक्ष की एकता के लिए पहल करनी चाहिए। ये एकता सही तरीके से हुई तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 100 पर ही ऑल आउट कर दिया जाएगा। ऐसा विश्वास नीतीश कुमार ने व्यक्त किया है। कुल मिलाकर देखें तो 2024 से पहले सभी विपक्षी दल का एक ही एजेंडा रह गया है कि मोदी को कैसे हराना है, लेकिन वो भूल गए हैं कि मोदी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में सभी विपक्षी नेता मिलकर भी मोदी को हरा पाएंगे ये काफी मुश्किल है, क्योंकि जनता में ये संदेश जाएगा कि एक मोदी के पीछे सब पड़े हुए हैं। हालांकि इससे ये भी साफ हो गया कि कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी को हराने का सपना देख रही थी, उसमें कितनी सच्चाई है ये उद्धव ठाकरे ने बता दी कि कांग्रेस बीजेपी को हराने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा मुश्किल में फंस गए हैं। खेड़ा के खिलाफ देश भर में कई एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। इसके बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से पवन खेड़ा को मंगलवार तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को चेतावनी भी दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खेड़ा को फटकार लगाते हुए कहा कि बातचीत का कुछ स्तर होना चाहिए। वहीं पवन खेड़ा की ओर से कोर्ट में ये कहा गया कि उनकी जुबान फिसल गई थी और उन्होंने माफी भी मांगी। इसके अलावा और क्या कहा गया खेड़ा की ओर से, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुना। इस दौरान पवन खेड़ा ने कोर्ट में कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी और गलती हो गई। दरअसल पवन खेड़ा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि पवन खेड़ा को असम में दर्ज केस में हिरासत में ले लिया गया। पूरे देश में केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन खेड़ा ने माफी मांग ली है, उनसे गलती हो गई है, उनकी जुबान फिसल गई है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि पवन खेड़ा कौन है, और सिंघवी ने बताते हुए कहा कि वो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं शायद खुद नहीं कहता। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि वो बयान क्या है। सिंघवी ने कहा कि बयान जैसा भी हो गिरफ्तारी का मामला नहीं बनता। फिर सीजीआई ने कहा कि बयान क्या था, जिसके जवाब में सिंघवी ने ये कहा कि मैं टीवी पर ज्यादा नहीं आता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये गिरफ्तारी वाला बयान नहीं था। सीजीआई ने फिर पूछा कि क्या कहा था। तब सिंघवी ने बताया कि पवन खेड़ा ने ये कहा था कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं या गौतम दास। फिर सिंघवी ने ये कहा कि उन्होंने बाद में अपनी गलती के लिए खेद भी जताया था। उन्होंने कहा था कि खेड़ा ने यह गलती से कह दिया था। इसके बाद कोर्ट में पवन खेड़ा के बयान का वीडियो प्ले किया गया। चीफ जस्टिस के वीडियो देखने के बाद सिंघवी ने कहा कि मैं भी कह रहा हूं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगा देनी चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि केस रद्द करने के लिए हाई कोर्ट जाएं, लेकिन हम कहेंगे कि मजिस्ट्रेट उन्हें अंतरिम जमानत दे दे और ये अंतरिम आदेश मंगलवार तक के लिए लागू रहेगा। वहीं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पवन खेड़ा को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि हमने आपको प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन बातचीत का कुछ स्तर होना चाहिए। इस पर सिंघवी ने कहा कि वो खेड़ा के बयान का समर्थन नहीं करते। तो देखा अपने पवन खेड़ा के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी माना है कि पवन खेड़ा को पीएम मोदी के खिलाफ ये विवादित बयान नहीं देना चाहिए था। दिल्ली के सियासी मैदान में लंबे खींचतान के बाद आखिरकार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मेयर और उपमेयर पद पर कब्जा जमा ही लिया। हालांकि इस जीत के बाद भी अरविंद केजरीवाल की नींद भगवा दल ने उड़ा दी है। आम आदमी पार्टी चिल्लर बटोरती रह गई। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में पावर ऑफ सेंटर के लिए अभेद किला खड़ा कर दिया है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपना मेयर जितवाने के लिए हो हल्ला करती रही। वहीं दूसरी ओर निगम की पावर ऑफ सेंटर कहे जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी के लिए अपनी ऐसी बिसात बिछा दी है कि केजरीवाल एंड कंपनी को लग रहा होगा कि अगर स्टैंडिंग कमेटी हाथ से फिसली तो निगम में जीत का फायदा ही क्या होगा। लेकिन भाजपा चुनाव में मामूली हार पर नहीं बौखलाई, बल्कि उसने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि आम आदमी पार्टी सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर इस जीत का क्या करें, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के जंग में भाजपा मामूली हार के बाद भी आम आदमी पार्टी पर बीस ही पड़ेगी। आखिर कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली निगम में जीत के बाद भी जोकर और भाजपा हार के बाद बाजीगर कैसे बन गई, आपको बताते हैं इस वीडियो में। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी की सबसे ताकतवर कमेटी है। तमाम वित्तीय और प्रशासनिक फैसले स्टैंडिंग कमेटी में ही लिए जाते हैं और इसकी सहमति से ही प्रस्ताव सदन में आते हैं। लगभग सभी कार्यकारी शक्तियों पर कब्जे की वजह से इस कमेटी को एमसीडी का असली पावर सेंटर कहा जाता है। चाहे कोई बिल पास करना हो, योजनाएं पारित करना हो या बजट पास करना हो, ये सभी काम स्टैंडिंग कमेटी ही करती है।
यही वजह है कि मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कब्जे करने के बाद भी आम आदमी पार्टी की जीत अभी अधूरी है। उनकी पूरी कोशिश स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत हासिल करना है, जबकि भाजपा यहां उनसे 20 साबित हुई। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य हैं। इसमें 6 का चुनाव सीधे पार्षद करेंगे, जबकि 12 का चुनाव जोन में होगा। जोन वाले सीटों के लिए एलजी की ओर से नामित 10 एल्डरमैन भी वोट करेंगे। यही आम आदमी पार्टी का गणित गड़बड़ा जाता है। आंकड़ों को देखें तो फाइनल नतीजा बीजेपी के पक्ष में 10-8 का हो सकता है। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि स्कोर को 9-9 पर रखा जाए। आम आदमी पार्टी को समझना होगा कि अगर उन्होंने शोर मचाने से ज्यादा राजनीतिक रणनीति पर ध्यान दिया होता तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता। हालांकि आम आदमी पार्टी अब पीछे नजर आ रही है। वहीं बीजेपी मेयर और उप मेयर पद गंवाने के बाद भी एमसीडी में बाजी मार सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन है और मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा ईमानदारी, उसूल और सिद्धांतों की बात करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ केजरीवाल और उनकी पार्टी का दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार से लेकर जनता से बोले वादों की लगातार पोल खुल रही है। केजरीवाल और उनके नेता मानो कि जैसे राजनीति में सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आए हों। सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया तक लगभग हर नेता पर किसी न किसी तरह गाज गिर चुकी है और ये बात केजरीवाल भी मानते हैं, क्योंकि कई अपनी गलतियों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से माफी तक मांगी है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाले पर एक बड़ी खबर सामने आई है। कथित शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाले में अब केजरीवाल के निजी सचिव पर शिकंजा कस दिया है। दरअसल गुरुवार को ईडी ने सीएम केजरीवाल के पीए को शराब घोटाले केस में समन भेजा है। इसके साथ ही शराब घोटाले को लेकर ईडी उनके पीए से पूछताछ भी करेगी। आपको बता दें, शराब घोटाले की जांच लगातार हो रही है और शराब घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसीलिए इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल के पीए को यह समन भेजा गया है। इसका मतलब साफ है कि ईडी के रडार पर केजरीवाल के पीए तक आ पहुंची है। शराब घोटाले की आंच अब धीरे धीरे केजरीवाल के नजदीक पहुंच रही है। इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के करीब विजय नायर को समन भेजा था और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं अब केजरीवाल के पीए को समन भेजा गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शराब घोटाले को लेकर शिकंजा केजरीवाल पर कस रहा है। आपको बता दें, इससे पहले आबकारी घोटाले को लेकर ईडी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई भी कर रही है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले को लेकर लगातार आरोप लगाती जा रही है कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। उनके जरिए ही ये सब कुछ किया गया है और लगातार बीजेपी सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पोल खोल रही है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल कौन सा ड्रामा रचकर अपनी डूबती नैया को बचाते हैं। दिल्ली, जो देश की राजधानी है, इस राज्य में आम आदमी पार्टी का शासन है और ये पार्टी ईमानदारी, सच्चाई का ढिंढोरा पीटते हुए सत्ता में आई थी और शायद इसीलिए जनता ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास भी किया था। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ा, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की सच्चाई और ईमानदारी का पर्दाफाश हो गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पोल तो पहले ही से तिहाड़ में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने खोल ही दी थी। फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर गाज गिरने लगी और वो ईडी के रडार पर आ गए। जासूसी कांड की जांच अब सीबीआई करेगी और इसी में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की तरह ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी नेताओं के भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी है। आपको बता दें, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफत्ता को गिरफ्तार कर लिया है। 16 फरवरी को भटिंडा में उनके प्राइवेट पीए ऋषम सिंह को 4 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। तब विधायक कोटफत्ता से भी करीब 4 घंटे तक सर्किट हाउस में पूछताछ की गई थी। विजिलेंस ने विधायक कोटफत्ता को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद रिश्वत देने वाले महिला सरपंच के पति ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की, जिसमें कहा गया कि ऋषम गर्ग ने सर्किट हाउस में विधायक से सरपंच के पति की मीटिंग कराई, जिसमें विधायक सरपंच के पति से सौदेबाजी करते सुनाई दे रहे थे। इस ऑडियो की जांच कराई गई, जिसमें विधायक की आवाज होने की पुष्टि के बाद विजिलेंस ने ये कार्रवाई की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस कार्रवाई पर कहा कि रिश्वतखोरी चाहे किसी ने भी की हो, किसी भी तरह से की हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों के टैक्स का पैसा खाने वालों पर कोई तरस नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी को सत्ता मिलने के 11 महीनों में 2 मंत्री भ्रष्टाचार के केस में कुर्सी गंवा चुके हैं। पहले हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला को बर्खास्त किया गया। उन पर ठेकेदार से काम के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगा। सीएम भगवंत मान ने खुद उनकी बर्खास्तगी का खुलासा किया।
इसके बाद दूसरे मंत्री फौजा सिंह सरारी का रिश्वत की सेटिंग का मामला सामने आया, जिसमें वो किसी से बात करते हुए पैसे लेने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। इसकी शिकायत भी पार्टी के भीतर पहुंची। हालांकि आरोप और कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में पार्टी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। तो लगातार आम आदमी पार्टी की पोल खुल रही है और जनता के सामने आम आदमी पार्टी का सच सामने आ रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।